तो भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास के अंतर्गत हमारी अभी तक जो विषय वस्तु हुई है उसके तहत हमने 1600 एडी से जब ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए जितने भी कानून बनाए गए उससे लेकर के 1600 एडी का चार्टर एक्ट से लेकर के हमने अभी तक के सभी चार्टर्स को पढ़ लिए। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक हमने कर दिया है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, वो है 1946 में आया हुआ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ये वही कैबिनेट मिशन है जिसके अनुशंसा पर भारतीय संविधान का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन पे मेरा प्रयास ये रहेगा कि सबसे पहले मैं आपको ये जो पुस्तक है हमारी भारतीय संविधान की, इस पुस्तक का आरंभ कब से होता है डिमांड को लेकर के, कब से भारतीय चाहते हैं कि इस पुस्तक का निर्माण वी द पीपुल ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाए। यानी ये पुस्तक जो है भारत के लोगों के द्वारा ही बनाई गई पुस्तक है, भारत के लोगों ने ही इसे बनाया और भारत के लोगों ने ही इसे एक्सेप्ट किया है ना। तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है या फिर इसके द्वारा ये जो पुस्तक बनाई गई, इस पुस्तक के बारे में अब हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे आज के सेशन में। यानी कि मैंने आप सभी को हेडिंग डलवाई थी भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा की मांग, है ना। इसको हम लोग देखेंगे और इसमें बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको हमें समझना है। कुछ रेयर तस्वीरें हैं यहाँ पे जो मैंने कलेक्ट की हैं आप लोगों के लिए। ये वो तस्वीरें हैं जब भारतीय संविधान जो है आपका साइन किया जाना था। तो ये जवाहरलाल नेहरू हैं जब बन गया था आपका संविधान। उसके बाद संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को सभी ने साइन किया था। 26 नवंबर 1949 को ये आपका, ये देखिए सबके सिग्नेचर्स हैं। ये आपके संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले। और फिर जब संविधान बना था उसके बाद सबने एक दूसरे को बधाइयाँ, शुभकामनाएं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद हैं। तो आज जो है हम लोग एक एक करके इस पुस्तक के निर्माण कार्य की पूरी कहानी समझने का प्रयास करेंगे। भारत में पहले परतंत्रता के समय से ही संविधान बनाने की मांग, यानी कि भारत का संविधान भारतीय ही बनाए, इसको लेकर के एक ज़बरदस्त मांग प्रारंभ हो गई थी। सबसे पहले संविधान सभा के लिए मांग किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही जुझारू लीडर थे। 1895 में उन्होंने स्वराज्य विधेयक प्रस्तुत किया और स्वराज्य विधेयक में ही उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि भारत का संविधान भारतीय बनाए, यानी कि हम अपने नीति का निर्माण स्वयं करें। तो सबसे पहले फैक्चुअल आप लिखते भी जाइएगा। सबसे पहले लिखिए, हेडिंग मैंने डलवाई थी भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, सर्वप्रथम संविधान सभा के लिए तिलक ने, सर्वप्रथम संविधान सभा के लिए तिलक ने 1895 में स्वराज्य विधेयक के माध्यम से सबसे पहले संविधान सभा के लिए तिलक ने 1895 में स्वराज्य विधेयक के माध्यम से संविधान सभा के निर्माण का प्रयास किया या संविधान सभा के निर्माण की मांग की। संविधान सभा के निर्माण की मांग की, जो कि अप्रभावी रहा, जो कि अप्रभावी रहा जो कि अप्रभावी रहा। नेक्स्ट, गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में, गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में 1922 में कहा कि, गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में 1922 में कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा, भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार होगा। तो 1922 में गांधी जी के द्वारा भी भारत के संविधान के निर्माण को लेकर के अपना विचार प्रस्तुत किया गया था, है ना। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। सर्वप्रथम एक पर्सन थे जिनका नाम था एम एन रॉय, है ना।
एम.एन. रॉय ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले औपचारिक तौर पे, औपचारिक का मतलब ऑफिशियली, खुल करके उन्होंने बोला कि भारत का संविधान का निर्माण एक संविधान सभा करेगी और इसके निर्माण के लिए आप प्रयास क्यों नहीं प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले यदि औपचारिक तौर पे किसी ने संविधान निर्माण की बात कही तो कौन थे? एम.एन. रॉय। तो लिख लीजिए, सर्वप्रथम एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया गया। संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया गया, जिसे लोकप्रिय मूर्त रूप प्रदान किया गया। जिसे लोकप्रिय मूर्त रूप प्रदान करने में जवाहरलाल नेहरू ने, जिसे लोकप्रिय मूर्त रूप प्रदान करने में, जिसे लोकप्रिय मूर्त रूप प्रदान करने में जवाहरलाल नेहरू ने, लोकप्रिय मूर्त रूप प्रदान करने में जवाहरलाल नेहरू ने 1936, 1937, 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में 1936, 1937, 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में लगातार मांग की या लगातार प्रयास किया, लगातार प्रयास किया। यानी कि जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस के अधिवेशनों के माध्यम से भारत के संविधान सभा के निर्माण की आवाज़ उठाना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो यदि प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान सभा की मांग किसने की, तो नाम किसका आएगा? एम.एन. रॉय का। ठीक है, एम.एन. रॉय ही वो व्यक्ति थे जो सबसे पहले उन्होंने ऑफिशियली भारतीय संविधान के मांग को लेकर के प्रयास किया। ठीक है, कब? 1934 में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, औपचारिक अनौपचारिक। देखो, जो स्वराज्य विधेयक है या फिर गांधी जी के द्वारा कहा गया, ये कोई ऑफिशियली ये नहीं था कि एक ऑर्गेनाइज संस्था चाहिए जो बैठे 2 साल 2.5 साल बैठ करके संविधान का, ऐसा इन्होंने नहीं कहा। ये तो सिर्फ इनकी मंशा थी कि संविधान का निर्माण ऐसा होना चाहिए जो भारत के लोग खुद बनाए। तो हम इनडायरेक्टली समझ पा रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली जो प्रयास किया वो एम.एन. रॉय के वक्तव्यों ने किया। उन्होंने एक स्ट्रक्चर बताया उस चीज़ का। ठीक है, तो यदि आता है कि सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने यदि बोलता है तब तो ठीक है। यदि पूछता है कि संविधान सभा के निर्माण की मांग सबसे पहले किसने उठाई, तो एम.एन. रॉय ने उठाई। ठीक, औपचारिक अनौपचारिक कुछ भी, एम.एन. रॉय ही वो व्यक्ति हैं। कहीं पर भी जितनी भी बार अभी क्वेश्चन पूछा गया, हर जगह एम.एन. रॉय ही आंसर सही है और सही रहेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट। अब मैंने आप लोगों को अभी तक में एक वो पढ़ाया था विषय, क्या नाम है आपका, जो एक्ट हमने पढ़े थे, अंग्रेजों ने सबसे पहली बार कब माना? हाँ, नेक्स्ट लिखे, अगली लाइन लिखे। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने 1940 में, पहली बार ब्रिटिश सरकार ने 1940 में ये स्वीकार किया कि, पहली बार ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकार किया कि भारतीय संविधान स्वभावतः, भारतीय संविधान स्वभावतः भारतीय ही तैयार करेंगे। भारतीय संविधान स्वभावतः भारतीय ही तैयार करेंगे, भारतीय ही तैयार करेंगे। क्रिप्स मिशन के द्वारा, नेक्स्ट अगली लाइन, यानी ये आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, अगस्त प्रस्ताव 1940, जो पिछली लाइन थी उसमें ब्रैकेट में लास्ट में अगस्त प्रस्ताव 1940, यानी 1940 में पहली बार एक्सेप्ट कर लिया अंग्रेजों ने। तो कभी ये प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा सबसे पहले कब इस चीज़ की स्वीकार्यता दी गई, तो ये 1940 का अगस्त प्रस्ताव है। ठीक है, क्लियर? ठीक, अगला नेक्स्ट लिखे। क्रिप्स मिशन द्वारा 1942 में, क्रिप्स मिशन द्वारा 1942 में संविधान निर्माण हेतु, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की बात कही गई। क्रिप्स मिशन द्वारा 1942 में संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की बात स्वीकार की गई। नहीं, संविधान सभा के निर्माण की बात कही गई, किंतु उसे भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। क्योंकि उसने भी क्या बोला कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तब, है ना, तो उसको गांधी ने, नेहरू ने, सबने एक सिरे से अस्वीकार कर दिया। अंत तो गत्वा फाइनली जो हमने एक्सेप्ट किया, वो किसे एक्सेप्ट किया?
कैबिनेट मिशन योजना को। ठीक है, तो लिखिए आगे नेक्स्ट। 23 मार्च 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत 23 मार्च 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ। कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ। कौन कौन था कैबिनेट मिशन में? 3 पर्सन थे, नाम बताइए। अध्यक्ष कौन था कैबिनेट मिशन का? कौन? पैंथिक लॉरेंस। लिखिए, जिसमें नंबर 1 पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, है ना। सहायक कौन थे इसमें? AB अलेक्जेंडर। दूसरे पर्सन है AB अलेक्जेंडर। पैंथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, और तीसरे पर्सन कौन है? स्टेफर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन में जो आपके क्रिप्स आए थे वो भी कैबिनेट मिशन योजना में भी आए। पैंथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। रिपोर्ट, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के तहत, कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के तहत भारतीय संविधान निर्माण हेतु, भारतीय संविधान निर्माण हेतु एक संविधान सभा की गठन की बात की गई। एक संविधान सभा के गठन की बात की गई जिसमें 389 सदस्य, जिसमें कुल 389 सदस्य 389, जिसमें कुल 389 सदस्य होंगे। होंगे सदस्य होंगे। साथ ही देश के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार का भी गठन किया गया। 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 तो एक इंतरिम गवर्नमेंट भी बनाई गई। अंतरिम सरकार का भी गठन किया गया। अंतरिम सरकार होता है काम चलाऊ सरकार। अभी तो चुनाव हो नहीं सकते, कुछ नहीं हो सकते। एक तरीके से अभी देश में वैक्यूम क्रिएट ना हो, ऐसी स्थिति ना आ जाए, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स जाने वाले थे, तो अब उनको भारतीय संविधान का एक ढांचा, एक रूपरेखा खींचनी थी कि अब देश चलाया कैसे जाएगा, क्योंकि अब कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट से तो बन के नहीं आने थे, भारत को ही बनाने थे। तो अब भारत कैसे बनाएगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या ढांचा होगा, कौन सी संस्थाएं होंगी, कैसे क्या होगा, तो ये सब के लिए क्या करना पड़ेगा? एक उन्हें मीडियम, एक पूरा का पूरा माध्यम बना करके भारतीयों को स्पष्ट करना होगा, और वो स्पष्टता होगी भारत के संविधान के माध्यम से। ठीक है, तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य था। और दूसरा कार्य क्या था कि देश में ब्रिटिशर्स के जाने के बाद इस देश को चलाएगा कौन, क्या पॉलिसी होंगी, किस तरीके से इस देश को मैनेज किया जाएगा, तो इसका भी प्रयास किया गया। और इसके प्रयास के लिए बनाई गई एक अंतरिम सरकार। ठीक है, अंतरिम सरकार कब बनाई गई? सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ठीक है, तो लिख लीजिए, सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार का गठन किया गया जिसमें कुल 14 सदस्य थे, जिसमें कार्यकारी परिषद में कुल 14 सदस्य थे, जिसमें कार्यकारी परिषद में कुल 14 सदस्य थे। अंतरिम सरकार के सभापति, किसको सभापति बनाया जाएगा अंतरिम सरकार में? अंतरिम सरकार के सभापति कौन होंगे बताइए?
अंतरिम सरकार के सभापति कौन होगा, किसे बनाया जाएगा? बहुत बेसिक है, तो पढ़ा होगा आप लोगों ने कि पढ़ा ही नहीं ना। राजेंद्र प्रसाद कहाँ से आ गए यहाँ पे? वो तो संविधान सभा अलग है, अंतरिम सरकार अलग है, दोनों को आपको अलग अलग करके देखना पड़ेगा। अंतरिम सरकार का अध्यक्ष वायसराय, तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और तभी आपने देखा होगा कि जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत से जाते हैं उसके बाद भारतीय वायसराय एक बनाया जाता है। कौन बनते हैं पहले भारतीय वायसराय या पहले भारतीय गवर्नर जनरल? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यानी अभी ये पद, और यही पद जाके रिप्लेस हो जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। जो भारत के राष्ट्रपति हैं, यही पद तो था वायसराय का पद, इसी पद को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, समझ रहे हैं? लेकिन पावर दे दी जाती है प्रधानमंत्री की। क्यों? हमने संसदीय शासन प्रणाली को चुन लिया जहां पे मंत्रिपरिषद प्रमुख होगी। ठीक है, तो लिखिए 14 सदस्यीय एक कार्यकारी परिषद का निर्माण किया गया, जिसके सभापति, क्रम से लिखते जाइए, मैं 14 के 14 सदस्यों के नाम लिखवाऊंगा, जिसके सभापति की पद किसके पास है? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। दूसरा, उपाध्यक्ष या उपसभापति कौन था? सभापति या अध्यक्ष एक ही नाम है। ठीक है, कहीं अध्यक्ष पूछा जाता है तो भी लॉर्ड माउंटबेटन रखिएगा, सभापति पूछा जाता है तो भी लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ऑब्लिक करके अध्यक्ष लिख लेना, कंफ्यूज मत होना। उपाध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनके पास दो चीजें और थीं, एक विदेशी मामले थे और दूसरा कॉमनवेल्थ से जुड़े हुए मामले थे। विदेशी मतलब आपका जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट है, लिख लीजिए विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल, ये भी नेहरू के पास ही थे। अगला नेक्स्ट, गृह मंत्रालय किसको मिला? गृह मंत्रालय, और दूसरा होता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, वल्लभ भाई पटेल। लिखिए नेक्स्ट, गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय, गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय किसके पास था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्रालय किसके पास था? बलदेव सिंह। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह के पास था। पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो होगा बुक्स में, सब जगह पे मिलता है ना, लेकिन फिर भी पूछता है क्वेश्चन, इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। ठीक है, बलदेव सिंह, रक्षा मंत्रालय। इसके बाद नेक्स्ट अगला मंत्रालय आपका उद्योग तथा आपूर्ति मंत्रालय। ये किसके पास था? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय किसके पास था? नाम लिखिए, जॉन मथाई। किसके पास था? जॉन मथाई। नेक्स्ट अगला, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को क्या दिया गया था? कौन सा मंत्रालय था? शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री। शिक्षा मंत्रालय मिला चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। नेक्स्ट, खान एवं बंदरगाह मंत्रालय किसको मिला? खान एवं बंदरगाह मंत्रालय किसको मिला? बताइए। सीएच भाभा। सीएच भाभा को खान एवं बंदरगाह मंत्रालय। नेक्स्ट, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, रेलवे मंत्रालय। रेलवे मंत्रालय अरुणा आशफ अली। अरुणा आशफ अली। नेक्स्ट, श्रम मंत्रालय जगजीवन राम। श्रम मंत्रालय जगजीवन राम। ठीक है,
अब मंत्रिमंडल में कुछ मुस्लिम लीग के सदस्य भी जुड़े थे। अभी देखो मुस्लिम लीग, क्योंकि पृथक कैबिनेट मिशन योजना ने भी भारत के विभाजन को अस्वीकार कर दिया। भारत का विभाजन कब एक्सेप्ट हुआ, किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन स्वीकृत किया गया। तो अभी भी कैबिनेट अंतरिम सरकार में भी मुस्लिम लीग के सदस्यों को स्थान दिया गया। तो नेक्स्ट लिखे, वित्त मंत्रालय मिला लियाकत अली खान को। ये भारत के लियाकत अली खान वित्त मंत्रालय में थे, वित्त विभाग। अगला वाणिज्य विभाग या वाणिज्य मंत्रालय, आई चुंदरीगर। आई चुंदरीगर, ये भी मुस्लिम लीग से थे। अगला आई चुंदरीगर, चुंदरीगर, इनका मंत्रालय है आपका वाणिज्य मंत्रालय। नेक्स्ट स्वास्थ्य मंत्रालय, गजांतर अली खान। स्वास्थ्य मंत्रालय गजांतर अली खान। अच्छा, आप लोग हमेशा कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत का भर संविधान बना कि पाकिस्तान का भी संविधान बना? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत क्या केवल भारत का ही संविधान बना या पाकिस्तान का भी बना? वो बन के तैयार होने में वो 50 साल ले ले, लेकिन किस योजना के तहत उसकी प्लानिंग रखी गई? पाकिस्तान का संविधान भी कैबिनेट मिशन योजना के तहत बना और जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, 26 जुलाई 1947 को उन्होंने पृथक संविधान सभा बना दी पाकिस्तान के लिए। ठीक है, अभी लिखवा दूंगा। अगला नाम लिखिए विधि मंत्रालय। विधि मंत्रालय किसको मिला? जोगेंद्र नाथ मंडल को। कितने लोग हो गए अब टोटल आपके पास? हाँ, अभी 14 कहाँ हो गए? हो गए कि नहीं? 14 नहीं हुए होंगे, हो गए। 1-2 कम होने चाहिए। काउंट करिए एक बार। अरे माउंटबेटन हटाओ ना। माउंटबेटन हटाओ। माउंटबेटन प्लस 14 थे टोटल। 14 कार्यकारी सदस्यों में 14वें लिखिए। एक और बचे आपके संचार। संचार है अब्दुल रब नस्तर। संचार मंत्रालय अब्दुल रब नस्तर, ये भी मुस्लिम लीग से थे। तो 5 थे मुस्लिम लीग से। कौन कौन? लियाकत अली खान, आई चुंदरीगर, गाजांतर अली खान, जोगेंद्र नाथ मंडल और अब्दुल रब नस्तर। ठीक है, ये आपको याद रखना है टोटल। ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ पे हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं था, लेकिन मुस्लिम लीग ने प्रायोरिटी हमेशा मुसलमानों को ही दी, क्योंकि वो अपने आप को एक धर्म विशेष से जोड़ करके देखते थे। ठीक है, वो अपने आप को एक धर्म का रहनुमा कहते थे। कांग्रेस में मुसलमान भी थे, ईसाई भी थी, सिख भी थे, हिंदू भी थे, सब कुछ थे, सबका प्रतिनिधित्व था। लेकिन मुस्लिम लीग की जो पूरी की पूरी प्लानिंग थी, वो प्लानिंग थी कि भारत में किस तरीके से सांप्रदायिकता का माहौल बना करके, राजनीतिक ध्रुवीकरण कर करके, किस तरीके से। और मुझे जहाँ तक लगता है कि जिन्ना जो है ना, वो भी नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। समझ रहे हो? वो भी नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, लेकिन वो अपने किए गए वादे से पीछे भी नहीं हट सकते थे। कई बार राजनीति में एक इतना गंदा खेल हो जाता है कि कई बार ऐसे वादे कर दिए जाते हैं कि यदि आप उनसे पीछे हट गए तो फिर आप कहीं के नहीं रखोगे, आपको वादे पूरे करने ही पड़ेंगे। तभी देखते हैं ना, ऐसे संप्रदाय प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या था, उसे लगा कि देखो कोई भी होता है, ये सब पॉलिटिक्स चमकाने के जरिए है। हम भारत के संविधान को, भारत के इतिहास को केवल एक चश्मे से देखते हैं, और वो चश्मा है राष्ट्रवाद। यदि आप राजनीति के चश्मे से देखने लग जाएं तो तत्कालीन समय भी स्वार्थपूरिता, जैसे आज राजनीति में देखते हैं ना कि एक दूसरे को कैसे नीचे करके हम ऊपर पहुंचे, सब यही कर रहे हैं। हर पार्टी में यही चल रहा है, सब महत्वाकांक्षी हैं। आज कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा इसलिए हो गई क्योंकि कांग्रेस में जो बहुत योग्य लोग हैं उनको जगह नहीं मिली। यदि मिला होता तो शायद ये कंडीशन नहीं होती, लोग छोड़ करके नहीं जाते।
या भारतीय जनता पार्टी में भी देख रहे हैं आप कि यहाँ पर भी एक व्यक्ति विशेष का शासन प्रशासन है, तो सब चाहते हैं। तो यदि आप पॉलिटिकल चश्मे से देखेंगे तो उस समय का भी समाज ऐसा ही रहा होगा, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। नहीं तो गांधी तो पीछे पड़े थे कि जिन्ना को बनाओ भाई, तो क्यों जवाहरलाल नेहरू और पटेल ने नहीं बनने दिया? ठीक है, उनको आशंका थी कि शायद ऐसा ना हो कि जिन्ना भारत का इस्लामीकरण कर दें, लेकिन इतना जल्दी इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण देश का विभाजन हुआ है। महात्मा गांधी तो ये कह रहे थे, महात्मा गांधी बहुत कॉन्फ्लिक्टिव पर्सन है। आप लोग महात्मा गांधी को बहुत डिटेल से तब समझोगे जब आप गांधीवाद को समझोगे। महात्मा गांधी वो व्यक्ति है जो 1915 में केसर हिंद की उपाधि लिए बैठे हैं, अंग्रेजों के सहायक बने बैठे हैं, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को झोंक देने वाले बनने बैठे हैं, और 1915 से पहले वही व्यक्ति अंग्रेजों के काले कारनामे कहाँ देख के आया था? साउथ अफ्रीका में। सोचिए, मैं एक दूसरा एंगल आप लोगों को बता रहा हूँ, ये भी एक एंगल है। यदि हम क्रिटिसाइज करना चाहें, चीज़ों को बनाना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वही महात्मा गांधी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन में उतर पड़ते हैं, असहयोग की बात करते हैं। थोड़ा सा भी गड़बड़ होती है, छोटी सी भी चूक होती है तो देश में सोचो कितनी बड़ी, अभी आप देख रहे हो किसान आंदोलन चल रहा है, आपको क्या लगता है कोई पीछे हट सकता है इनमें से? चाहे इसमें धूप पड़े, पानी कुछ भी हो, गर्मी, क्योंकि प्रॉमिस हो चुके हैं, बड़े बड़े प्रॉमिस हो चुके हैं कि बिना बिल वापसी घर वापसी नहीं, पब्लिक माफ नहीं करेगी, जनता माफ नहीं करेगी, किसान माफ नहीं करेंगे। लीडर आके यहाँ पे स्टक हो गए। जब लीडरशिप में आप आते हो ना, फिर आंदोलन कैसे 2 साल चल गया सहयोग आंदोलन, कैसे 2-2 3-3 साल चल गए सविनय अवज्ञा आंदोलन। देश की आज़ादी का प्रॉमिस था लोगों के पास, समझ रहे हो? अभी इनके ये अभी 2 साल 3 साल 4 साल पड़े रहेंगे, किसान नहीं जाएंगे यहां से, क्योंकि प्रॉमिस हो चुका है। तो आप समझिए, राजनीति कभी भी किसी भी समय हटती नहीं है, खत्म नहीं होती, राजनीति हर जगह रहती है। और सोचिए जब चौरा चौरी हुआ होगा तो गांधी के लिए कितना कठिन रहा होगा कि इतने भयानक स्वरूप पे आंदोलन को वापस लौटा देना। आपको क्या लगता है 26 जनवरी को जो हालात थे, है ना, यही लाल किला था आपका, इस लाल किला में ये झंडा तो नहीं हटाया गया, लेकिन समानांतर यहाँ पे एक देख रहे होंगे, एक यहाँ पे ये बना हुआ है, इस पे ध्वज एक चढ़ा दिया गया। ठीक है, ये ध्वज हमेशा लहराता रहता है, और जो हर साल यहाँ पे खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी के द्वारा ध्वज लहराया जाता है। ठीक है, ये जगह होती है, आप कभी जाइएगा तो देख के आइएगा। तो कहने का तत्व इसी पे हुआ घटना, लोगों का सेंटीमेंट बदल गया, रातों रात लोग किसानों से देश की तरफ आ गए। नहीं तो किसानों का एक बोलबाला था, चल रहा था सबके मन में कि सरकार गलत कर रही है, खेल बदल गया, अहिंसक वातावरण पैदा हो गया, और किसानों में नेताओं ने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था कि अब एक काम करते हैं कि आंदोलन को यहीं पे रोक देते हैं। बहुत सारे लोग वापस लौट गए, लेकिन जब सरकार का रवैया देखा उन्होंने कि सरकार तो ऐसे रवैये में उतर आई, यहाँ मारपीट होनी चालू हो गई, ये हो गया वो हो गया, और फाइनली एक लीडर निकल के आ गया टिकैत। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि जो भी समाज रहा है, नहीं तो आप एक चीज सोचो, 1939 में यदि सबका लक्ष्य एक ही था, लक्ष्य तो अलग अलग नहीं थे ना, सबका टारगेट एक था देश की आजादी, तो 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस इतना लोकप्रिय हो गए तो गांधी को क्यों खटकने लग गए? क्या गांधी सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप में देश को आजाद नहीं करा पाते? और क्यों गांधी ने अपने आप को हर आंदोलन में चेंज करना चालू किया? क्यों भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी अग्रेसिव होकर के आ गए? क्योंकि उन्हें पता था कि यदि अब नहीं किया मैंने तो दूसरा सुभाष खड़ा है। क्रेडिट का खेल था, देश की आजादी में भी क्रेडिट में सबको क्रेडिट चाहिए था। ये चीज आप देखिएगा, कभी इसको जब क्रिटिसाइज एक आलोचक के मुद्रा से आप देखोगे आप पाओगे, नहीं तो देश तो भगत सिंह के नेतृत्व में भी आजाद हो जाता। हो सकता 1922 में यदि चौरा चौरी में वापस नहीं किया जाता तब भी आजाद हो जाता। लेकिन राजनीति और क्रेडिट हमेशा बनी रही, ऐसे ही विवाद और कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुए। जिस भीमराव अंबेडकर जी ने, बाबा साहब ने जिस संविधान को बना, उन्हीं को बाद में नेग्लेक्टेड कर दिया गया। हिंदू कोड बिल को लेकर इतने विवाद हो गए, इतने कॉन्फ्लिक्ट हो गए, आनन फानन उन्हें धर्मांतरण करना पड़ा, अपना बौद्ध धर्म में जाना पड़ा। क्या था? राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं थी, देश पहले कभी नहीं था। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कभी भी देश पहले नहीं था। देश पहले सिर्फ कुछ लोगों के लिए होता है, जैसे अभी वर्तमान में हमारी सेना खड़ी है। राजनीति के लिए देश पहले नहीं होता, राजनीति तो देश को कुर्बान करने के लिए होती है। देश में सत्यनिष्ठ कुछ लोग ही निकल के आते हैं जो देश को सर्वोपरिता रखते हैं।
तो यदि आप दूसरे पहलू, दूसरे नज़रिए से भी इतिहास को देखें तो आप पाएंगे कि इतिहास महत्वाकांक्षाओं का खेल है और कुछ नहीं है। वही दारा सिकोह अपने भाई को मार देता है ना, अपने भाइयों की मौत कर देता, अपने पिता को कैद में डाल देता है। शाहजहां मुगल एम्पायर, क्या था? महत्वाकांक्षा नहीं तो और क्या था? तो यहाँ राजनीति में भी बलि बेदी है। यहाँ पे किसी ना किसी की बलि चढ़नी है, कोई ना कोई यहाँ पे मोहरा बनेगा, और उस मोहरे पे कौन आएगा पता नहीं। हर बार होता है, हर समय होता है। क्यों? उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी अभी भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह के नहीं काम कर सकते थे? क्यों बलि बेदी में चढ़ना पड़ा उन्हें? राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं आप कहीं भी देख लोगे, हर जगह राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। पब्लिक हमेशा मूर्ख बनती रही है, समझ रहे हैं? आज राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण से देश की आज़ादी में कितने लोगों का जानते हैं आप लोग? मुश्किल से गिनोगे 10-12 परिवार, 10-12 लोगों का नाम आपके मुंह पे आ जाएगा जिनको प्रोजेक्ट किया गया। क्या 10-12 लोगों ने देश को आज़ाद करा दिया? तो जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा थी, जो बाकियों की बलि दे सकते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 1990 के बाद क्यों भारत रत्न दिया गया? तुरंत दिया जाना चाहिए था, तत्काल दिया जाना चाहिए था। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, ये बहुत बुरी चीज़ें होती हैं। और देश में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि देश का आज़ादी का आंदोलन चला, एक लंबी अवधि लगी, लेकिन यदि आप इसको दूसरे नज़रिए से पाएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कम नहीं थी। ऐसे नहीं सुभाष को छोड़ करके अन्य जगहों पे, नहीं तो सुभाष गांधी के नीचे रह के भी काम कर लेते। क्यों नहीं कोई किसी के नीचे रह के काम करना चाह रहा था? सबकी अपने अपने एम्बियंस थे। सब कुछ ये था कि भाई बस मैं जो है क्रेडिट में सबसे आगे खड़ा रहूं। गांधी को क्या लगता था? नोआखाली में सांप्रदायिक दंगे हुए, गांधी कलकत्ता चले गए। देश की आज़ादी का जश्न गांधी ने नहीं मनाया, क्योंकि उनके हिसाब से हुआ ही नहीं। देश का विभाजन हो गया, गांधी चाहते थे विभाजन ना हो, सांप्रदायिकता जैसी स्थिति ना फैले। हम आज़ाद भी करा पाए तो बहुत कुछ खो गया, जश्न मनाने जैसा कुछ बचा ही नहीं है। सही बात है। कितने परिवारों को, कितने लोगों को लाशें भर के आती थी ट्रेनों की। पंजाब और बंगाल में वो हालत थी। तो ऐसे में जश्न कैसे मना सकता था कोई व्यक्ति? जश्न मनाने वाला दिन भी था, क्योंकि लंबी गुलामी के बाद आप आज़ाद हुए हो, स्वतंत्र हुए हो। लेकिन एक चीज़ समझिएगा, कहीं ना कहीं पे गांधी को ये लगता था कि शायद उन्हें वरीयता दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि लास्ट में उनको इस तरीके से नेग्लेक्टेड कर दिया जाएगा, उनके विचारों को किसी भी तरीके से माना नहीं जाएगा। कई सभाएं हुई भारत, और जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होना था तो कांग्रेस ने बिल्कुल गांधी के विचारों को तवज्जो ही नहीं दी, क्योंकि गांधी के विचारों को यदि तवज्जो देते तो राजनीतिक सत्ता चली जाती, प्रधानमंत्री का पद गांधी किसी और को दिला देते। सोचिए, सब बहुत बड़ी चीजें हैं। यदि जिन्ना को प्रधानमंत्री ऑफर करते तो देश विभाजित हो जाता। अब उसके दुष्परिणाम अलग चीज हैं कि क्या दुष्परिणाम होते, क्या अच्छी चीजें होती, वो अलग चीज है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं कहने के तात्पर्य यह है कि यदि ये चीज को लेकर के बात चली थी, सबने रिजेक्ट कर दिया, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। उसमें इस चीज पे आप लोगों को मतलब थोड़ा सा दिमाग खोलने जैसी चीज है कि हमें यदि आंखें बंद करके देखते रहें कि नहीं हमारा ये चीजें हम बोल नहीं सकते पब्लिकली, ये सब तक नहीं पहुंचा सकते, कोई लिख नहीं सकता, लिख दे कोई 2 शब्द, है ना। तो देश में, क्योंकि सेंटिमेंटल कंट्री है, जहां पे सेंटिमेंट जुड़े हुए एक दूसरे को लेकर, आप नहीं समझ पाते हैं। गांधी ने तो कहा था कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना के, ऑफर दिया था उन्होंने, लेकिन क्यों बनने देते? सत्ता तो किसी और को चाहिए थी। सत्ता को लेके कॉन्फ्लिक्ट गांधी ने, नेहरू, उस समय लोकप्रियता के मामले में देखें तो पटेल बहुत ज़्यादा थे, बहुत आगे थे। पटेल प्रधानमंत्री पद पे नहीं बने क्योंकि एक परिवार विशेष को प्रधानमंत्री की चाह, उस पद पे बैठना, उन्हें लगा कि हमारा पैसा लगा हुआ है देश की आज़ादी में, ऐसे कैसे कोई आके बैठ जाएगा, समझ ना। तो ऑफर यहाँ पे सब कुछ हुआ है कि इसीलिए तो गांधी फिर साइडलाइन कर दिए गए ना। गांधी को साइड में क्यों? गांधी ने कभी सोचा था कि जिस देश की आज़ादी के लिए मैं मर रहा हूं वही आके मेरे सीने में गोली मार देगा? आपने क्या दिया देश ने क्या दिया गांधी को, ये बताओ। यदि आप कहें कि गांधी जी को देश ने क्या दिया, कि आज आप मुद्रा में छाप रहे हैं, आज आपने राष्ट्रीय पर्व घोषित कर दिया, ठीक है, सारी चीज़ें, लेकिन तत्कालीन समय में जब गांधी थे वो चीज़ें देख रहे थे। आज सम्मान, रेस्पेक्ट सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी गांधी की ना तो विचारधारा है आपके देश में। गांधी की विचारधारा सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा आपके सामने एक ढाल है, बस सब गांधी की बात करते हैं, लेकिन गांधी कोई समझता ही नहीं कि गांधी कैसा व्यक्ति था।
सब ढाल बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि राजनीति में इनका नाम ले लेंगे, इनकी फोटो को अपने पीछे रखेंगे, तो जवाब नहीं करेगा देश, क्योंकि देश के सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं गांधी से। और बाकी कहाँ गांधी दिखते हैं आपको? कहीं दिखेंगे ही नहीं, समझ रहे हैं? सही से सिलेबस तक में नहीं है कहीं पे गांधी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको लेके कभी डिस्कशन हम अलग करेंगे। जब मैं आपको इथिक्स वाले टॉपिक में मैंने गांधीवाद के 7 लेक्चर लिए हैं, जिसमें मैंने गांधीवाद ही समझाया आप लोगों को कि गांधीवाद है क्या, क्या है गांधी। सर्वोदय की अवधारणा असाधारण है, किस तरीके से वो सर्वोदय के माध्यम से देश के कानून व्यवस्था तक को चैलेंज कर देते हैं। वो कहते हैं राज्य नाम की संस्था होनी नहीं चाहिए, है ना, राज्य के अस्तित्व को नकार देने वाला व्यक्ति गांधी थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के हमारा डिस्कशन होगा। भारत के विभाजन का पूरा क्रेडिट ब्रिटेन और जिन्ना को ही, भारत के विभाजन का यदि पूरा क्रेडिट देखा जाए तो वो बिल्कुल ब्रिटेन को ही जाता है। जिन्ना तो एक तरीके से कारक था, हथियार था, टूल्स था। ये समझ लो ये बंदूक है, और इस बंदूक में ये है कि गोलियां भरी हुई हैं, यदि आप फायर करोगे तो किसी न किसी को मारेंगी, लेकिन जब तक फायर करने वाला, ट्रिगर दबाने वाला व्यक्ति नहीं होगा, तब तक इसमें ऑटोमेटिक गोलियां चलने लग जाएंगी नहीं ना। तो जिन्ना सिर्फ एक बंदूक की तरह थे जिनको फायर किया गया, जिनको आगे रिप्रेजेंट किया गया। जिन्ना मुसलमानों के प्रतिनिधि कहाँ से बन गए? थे ही क्या उस व्यक्ति में लक्षण? कोई लक्षण नहीं थे। वो तो एक सूट बूट पहनने वाला व्यक्ति था, उसको कोई मतलब था नहीं था, ना उसको धर्म से मतलब था, ना नमाज से मतलब था, मदिरापान अलग से करता था, उसको अपने धार्मिक उन चीज़ों से मतलब भी नहीं था। लेकिन वो एक ऐसा था कि पब्लिक, देखिए चीज़ें रिप्रेजेंट कराई जाती हैं, चीज़ें होती नहीं है। जैसे अभी आपने देखा, अभी इस समय एक गाना बड़ा चर्चा में था, वो क्या था, एक छोटा सा बच्चा गाना गा रहा था और गाना बड़ा पॉपुलर हो गया, मुख्यमंत्रियों ने अवार्ड दिए उसको, कितने लोगों ने क्या क्या दे दिया। ये क्या है? ये आपको लगता है कि ये ऐसे ही हो गया, अपने आप हो गया? अपने आप सोशल मीडिया में आके इतने मूर्ख लोग बैठे हुए हैं कि लोग इतने भद्दे गानों को जो है, और इतना छोटा सा बच्चा तो 3 साल का है, 4 साल का है, उसके गाने को वायरल करा देंगे। पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज़ें सब स्पॉन्सर्ड होती हैं, इन चीज़ों के पीछे प्लानिंग होती है। ऐसे नहीं किसी को ट्रोल कराया जाता, ऐसा ना कोई ट्रोल हो जाता है आज के टाइम पे। सोशल मीडिया इतना कमज़ोर भी नहीं कि कोई भी बेहूदी और कोई भी भद्दी चीज़ को लेकर के चली है। उससे क्या मोटिवेशन मिलता बताओ? ऐसा उसने क्या कर दिया उस बच्चे ने? उस बच्चे के देखा दाखी में 500 बच्चे और गाना गाने लग गए। और कैसा गाना गा रहा था वो? देशभक्ति का गाना गा रहा था। वो ऐसा गाना गा रहा था जो उसकी उम्र के लोगों को गाना चाहिए। मतलब शर्म आती है कई बार कि देश में ऐसे लोग हैं जो कि ओलंपिक में खड़े हुए हैं, एक एक पैर नहीं है उनके पास। क्यों चीन 38 मेडल, 50 मेडल, 60 मेडल लेकर आता है? क्यों अमेरिका इतने मेडल लेकर आता है? क्योंकि हमारे देश में प्रोत्साहन देने वाले लोग ये चीज़ नहीं समझते कि हमें किस चीज़ को प्रोत्साहित करना है, किस चीज़ को हमें प्रेजेंट करना है, कैसा दिमाग अपने देश के नागरिकों का बनाना है। इस चीज़ को कभी बात ही नहीं की जाती। और जब ये भद्दापन, बेहुदापन, क्या हुआ? टिकटॉक आज के टाइम पे जो पूरा उठा आपका, ये बेहुदगी ही तो थी। भारत के लोग है भी नहीं डाले वैसे ही। ये जितनी इंडस्ट्री है सोशल मीडिया की, जितनी बेहूदगी है, कभी आप एक एजुकेशनल वीडियो उठा के देख लीजिएगा और बेहूदगी का वीडियो देख लीजिएगा। जब आपका देश देख ही बेहूदगी रहा है तो बना भी रहे हैं सब। राज कुंद्रा के बारे में इतनी सारी बातें हो रही हैं, पुलिस लगी है, सब कुछ लगी है। पहले ये तो बताओ कि उस इंडस्ट्री के कस्टमर कितने, उपभोक्ता कितने, उसकी बात कोई नहीं करता। तो ये स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करेगा कौन? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एजुकेशन सिस्टम की, जो कि आज के समय में पूरी तरीके से व्यापार में कन्वर्ट हो गया, बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। कोई आ ही नहीं रहा आगे। स्कूलों में बहुत बुरे हाल है। 70-80 हज़ार की सैलरी पा रहे हैं, उनको आता दो का पहाड़ा नहीं है। 2 की टेबल पूछ लो तो नहीं बता पाएंगे, इंग्लिश के 2 शब्द नहीं बोल पाएंगे। और ऐसे लोग फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे लोग डिग्रियां बांट रहे हैं। अभी राजस्थान में नीट का पेपर था, नीट का पेपर लीक हो गया, पूरा पेपर आ गया, मेल में चल रहा, सब जगह चल रहा। सोचिए, डॉक्टर, भाई एक दफ़े मैं कहता हूँ चलो पुलिस SI का पेपर, ये तो लीक होते ही हैं, इनकी तो अलग ही बात है, लेकिन डॉक्टर का पेपर भी लीक। ये इस तरीके से देश चल रहा है। व्यापम जैसे घोटालों में डॉक्टरों की भर्तियाँ हो रही हैं, वो डॉक्टर करेंगे क्या आके? जो 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए दे करके आएगा। डॉक्टरी में डोनेशन अलग चलता है, एडमिशन लेना है, डोनेशन दीजिए पहले, 10, 20, 25 लाख तो कुछ है ही नहीं। तो जो व्यक्ति 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए खर्च करके आएगा आपके एजुकेशन सिस्टम में, वो कितना कमाना चाहेगा? कहाँ से पाएगा वो पैसा? उस पैसे को कहीं ना कहीं से तो निकालेगा ना। तो हम बात कर रहे थे देश की आज़ादी में, तो देश की आज़ादी में जो कुछ भी हुआ, इसके पीछे ब्रिटेन सबसे बड़ा कारक है।
जिन्ना को नहीं कह सकते। मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि जिन्ना की विचारधारा अचानक निकल के आई, अचानक। ऐसा नहीं हुआ जिन्ना पिछले 50 साल से संघर्ष कर रहे थे पाकिस्तान के निर्माण की, कर रहे थे क्या? हाँ, वो तो अचानक से उसको रिप्रेजेंट कर दिया गया, खड़ा कर दिया गया गुलदस्ता बना करके, ले बेटा आ जा, तुम्हें क्रेडिट देते हैं। और वो व्यक्ति पागल हो गया उस क्रेडिट के चक्कर में, उसको प्रोमिसेस वहाँ से मिले, उसने पब्लिक प्रोमिसेस कर दिए। पब्लिक मूर्ख होती है और उस कारण से लड़कर कर रहे हैं। आज क्या हालत है पाकिस्तान की, क्या है वहाँ पे? गवर्नमेंट ने कौन सा बहुत बड़ा वहाँ पे आतंकवाद और देश के नागरिकों के साथ, तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीज़ों को लेकर के आप देखें तो कहीं ना कहीं पे उस समय तत्कालीन समय में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी थीं, अंग्रेजों की अपनी महत्वाकांक्षाएं थी। मुस्लिम कंट्रियों को खुश करने के लिए पाकिस्तान बनाया गया, मुस्लिम देशों को खुश करने के लिए, मुस्लिमों को खुश करने के लिए। जितनी गल्फ कंट्रियां थी उस समय पेट्रोल का युग था, ईंधन का युग था, और वो किसके पास है? ये सब बहुत बड़ी प्लानिंग है। आपको लगता नहीं है? किसी भी देश को 2 भागों में बांट देना, इजराइल का साथ देना, फिलिस्तीन पे बॉम्बिंग करना अमेरिका की दूसरी नीति है, और वही अफगानिस्तान में तालिबान का साथ देना अमेरिका की तीसरी नीति है। एक तरफ आप तुष्टीकरण कर रहे हैं मुसलमानों को। आज तालिबान को क्यों अमेरिका सब कुछ दे के चला गया? क्योंकि उसको अब साथ चाहिए। किसका चाहिए? गल्फ कंट्रियों का, मध्य एशिया का अब साथ चाहिए। आपको पता है तालिबान कौन है? या अफगानिस्तान में आज जो कुछ भी हुआ किसकी देन है? ये अमेरिका की देन है। अमेरिका ने पैदा किया ओसामा बिन लादेन को। ये सब कोल्ड वार की देन है। कोल्ड वार के समय में इसको लेकर के आके खड़ा किया रसिया के खिलाफ, सोवियत संघ के खिलाफ, और आज वही जो है वहाँ पे हालत खराब है। तो ये सब क्या है ना, ये सब राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, इन सब का दुष्परिणाम होता है। पब्लिक समझ नहीं पाती। पब्लिक एक तत्कालीन समय, देखो एक होती है दूरदृष्टि से आप चीज़ों को देखें, और जब तत्कालीन समय में आप देखते हैं चीज़ों को तो भी कहीं ना कहीं पे, अभी जैसे हमारे देश के क्या हालात हैं, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ विपक्ष नहीं है। हम लोकतंत्र की बात करते हैं लेकिन बिना लोकतंत्र के विपक्ष का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जितने इंस्टीट्यूशंस हैं सब पे गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, सभी इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो स्वतंत्र हो चाहे। और जब कोई इस तरीके से राजनीतिक अधिग्रहण होने चालू हो जाते हैं ना, तो फिर डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ किताबों में लिखा हुआ एक शब्द हो जाता है। वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं होता। आम आदमी कितना भी परेशान किया जा सकता है, अपराध दोनों स्तरों पर बढ़ना चालू हो जाता है। तो अभी वर्तमान में हमारे यहाँ पे जब तक विपक्ष नहीं होगा तब तक आप राजनीति में, लोकतंत्र में, और ये कौन बनाएगा विपक्ष? अच्छा विपक्ष कौन बनाएगा? जनता। इसके लिए भी जिम्मेदार जनता। इसके लिए राहुल गांधी को जिम्मेदारी नहीं देना होगा। समझ रहे हो कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदारी दिए बैठे हो। जनता को तैयार करना पड़ेगा, जनता को खड़ा करना पड़ेगा एक अच्छा और स्ट्रांग विकल्प, है ना। चलिए उस विषय पे हमारा आगे कभी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे हम लोग? ये हो गए 14 के 14 सारे, अंतरिम सरकार कंप्लीट। आगे लिखिए, नेक्स्ट एक लाइन लिख लीजिए। 26 जुलाई 1947 को नोट करके लिख लीजिए। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। पृथक संविधान सभा के स्थापना की घोषणा की। तो संविधान सभा आपका पाकिस्तान का भी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही विकसित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 389 सदस्यीय संविधान सभा 389 सदस्यीय विधानसभा, माफ करिएगा, संविधान सभा का निर्माण किया गया, जिसके दो मुख्य कार्य थे। देखिए, अंतरिम सरकार तो कार्यपालिका बन गई आपकी, जो कार्यपालिका का काम है अब अंतरिम सरकार करेगी। ठीक है,
अब संविधान सभा का काम क्या है? पहला है संविधान का निर्माण करना, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए संविधान का निर्माण करना। पहला कार्य लिखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए संविधान सभा का संविधान का निर्माण करना, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए संविधान का निर्माण करना। दूसरा पॉइंट, जब तक संसद का गठन ना हो जाए, जब तक संसद का गठन ना हो जाए तब तक संसद के रूप में कार्य करना, तब तक एक संसद के रूप में कार्य करना। जब तक संसद का गठन ना हो जाए तब तक संसद के रूप में कार्य करना। संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों में से 292 ब्रिटिश भारत प्रांत के थे, 292 ब्रिटिश भारत प्रांत के थे, 93 देशी रियासतों से थे, 93 देशी रियासतों से थे, 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों से थे, 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों से थे, 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों से थे। इन प्रांतों के नाम लिख लीजिए। दिल्ली, 4 प्रांत कौन कौन से हैं? दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान, ये 4 मुख्य आयुक्त प्रांत थे। दिल्ली, कुर्ग है आपका कर्नाटक रीजन में, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान। ठीक है, स्पष्ट है? कैसे बंटवारा किया हमने? 292 याद रहेगा, 93 देशी रियासत प्लस 4, टोटल कितना हो जाएगा? 389। ये इतने सदस्य थे। ठीक है, 292। नेक्स्ट आगे लिखिए, प्रांतों को ABC ग्रुपों में विभाजित कर दिया गया। ये जो प्रांत थे 292 सीटें थी, इनको ABC ग्रुपों में बांट दिया गया। प्रांतों को ABC ग्रुप में विभाजित कर दिया गया। ए ग्रुप में हिंदू बहुल प्रांत थे, ए ग्रुप में हिंदू बहुल प्रांत थे, बी ग्रुप में मुस्लिम बहुल प्रांत थे, बी ग्रुप में मुस्लिम बहुल प्रांत थे, और सी ग्रुप में बंगाल व असम को रखा गया। सी ग्रुप में बंगाल व असम को रखा गया। बंगाल व असम को रखा गया। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना था, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। जबकि देशी रियासतों में प्रतिनिधियों के चयन की पद्धति, जबकि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की चयन की पद्धति वहां के तत्कालीन राजा के परामर्श से किया जाना था। तो देशी रियासतों में चुनाव नहीं होगा, राजा स्वयं अपने प्रतिनिधि भेजेगा। देशी रियासतों में प्रतिनिधियों के चयन की पद्धति परामर्श से तय की जानी थी। ठीक है, ठीक।
अप्रत्यक्ष तौर पे निर्वाचन हुआ संविधान सभा के लिए। कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष तौर पे, इनडायरेक्टली 10 लाख की आबादी में एक प्रतिनिधि। सर जो विधान परिषद थी उसी के सदस्य ने चुना। हाँ सर जो 1919 का जो अधिनियम आया था तो सर महिलाओं को वोटिंग देने का अधिकार दिया गया था। हाँ, सर पूरे महिलाओं को दिया गया था कि सर शिक्षित महिलाओं को? नहीं, सभी को। कोई शिक्षित और अशिक्षित का ढांचा यदि बनाते तो भारत में शिक्षा थी ही कितनी, 7 से 8% साक्षरता थी। सर जब 1937 में जब आम चुनाव हुए थे तो भारत के सभी नागरिकों ने वयस्क मताधिकार के आधार पर दिए थे वोट कि उसमें सर कोई? देखो, वयस्क मताधिकार का जो ऐसा तो थोड़ा ना छोटा सा बच्चा उठ के जाके दे आया, ठीक है। पहले देश के संविधान में भी आपकी जो आयु थी, आयु का निर्धारण वहाँ पे कहीं लिखा नहीं गया, कुछ किया गया ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर जो चुनाव हुए थे, और वो चुनाव ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जनता ने भाग लिया उस चुनाव में, समझ रहे हैं। सब जितना भी चुनाव का एक पूरा का पूरा जो तरीका था, वो तरीका आज वर्तमान के चुनाव की पद्धति से आप उसको नहीं जोड़ सकते। वर्तमान के चुनाव उस समय, अब वर्तमान आज निर्वाचन आयोग है, संविधान में प्रॉपर उपबंध है, सारी चीजें हैं। सर मेरे कहने का मतलब ये है सर जो संविधान सभा के लोग चुने गए थे, हाँ, उन्हें जो सर जनता तो सर डायरेक्ट नहीं चुनती, सर अप्रत्यक्ष चुने गए थे। अप्रत्यक्ष चुने गए थे। लेकिन सर उनका बनाया हुआ कानून सर पूरे जनता में लगा। हाँ हाँ, सर इसलिए कि सर क्योंकि 10 लाख लोगों के बराबर एक प्रतिनिधि को माना गया था। जो संविधान में लोग चुने गए, एक आदमी इक्वल टू 10 लाख के होता है। 10 लाख जनसंख्या के आधार पे इन सीटों का आवंटन है ना। हमारे देश में एक ही राष्ट्रपति है, एक राष्ट्रपति इक्वल टू कितने लोग? 121 करोड़ लोग, सबका प्रतिनिधित्व कर रहा है। कैसे कर लिया सबका प्रतिनिधित्व? एक राष्ट्रपति 121 करोड़ों का प्रतिनिधि कैसे हो गया? संसद, नीचे संसद बैठे हुए हैं, एक संसद आपके क्षेत्र से चुन के आपने उसे जिताया है। विधानसभा के सदस्य, उसको आपने जिताया है, वो जाके किसे वोट दे रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो उसके मत की एक वैल्यू बनाई गई है कि उसके मत, वो एक विधानसभा का सदस्य जब राष्ट्रपति के लिए वोट डाल रहा है तो कितने लोगों का मत वो कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। वैसे एक पार्लियामेंट, ऐसे ही अप्रत्यक्ष प्रणाली का मतलब ये है कि रिप्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे बात को, है ना। तो उस समय भी जब संविधान सभा बनी तो देश के सभी नागरिकों को इस चीज को माना। अब देखो, जो देसी रियासतें थी, राजा क्या है? राजा भी तो अपने देश के पूरी प्रजा का प्रतिनिधित्व कर रहा है ना। तो उसने अपना प्रतिनिधि चुन के वहां से भेज दिए, इतने इतने प्रतिनिधि होंगे, परामर्श से कर दी गई उनकी संख्या का विभाजन, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष तरीके का मतलब है जो तत्कालीन विधान परिषदें थी उनके द्वारा इनको भेजा गया, उन्हीं में से चुन लिया गया। और ऐसा मान लिया गया कि जनता का डायरेक्टली ये है। चुनाव हमेशा वयस्क मताधिकार के हिसाब से होते हैं। पहले 21 साल उम्र थी, अब 18 साल हो गई, ठीक है। तो आगे लिखे नेक्स्ट। संविधान सभा के निर्वाचन में, संविधान सभा के निर्वाचन में कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुईं, 208 सीटें प्राप्त हुईं तथा मुस्लिम लीग को तथा मुस्लिम लीग को 73 स्थान मिले, 73 स्थान मिले। संविधान सभा की प्रथम बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी अध्यक्षता में, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ। जिसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्थायी अध्यक्षता में
स्थायी अध्यक्षता में इसकी बैठक हुई जिसमें लीग शामिल हुआ। तो 11 दिसंबर को मुस्लिम लीग आया था, 9 दिसंबर को मुस्लिम लीग सम्मिलित नहीं हुआ। गतिरोध मुस्लिम लीग के द्वारा निरंतर पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग उठानी प्रारंभ कर दी गई। मुस्लिम लीग के द्वारा निरंतर पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की गठन की मांग प्रारंभ कर दी गई, जिससे उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन यानी 3 वर्ष में 12 दिन कम, है ना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हो गया। तथा उसे आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया तथा उसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हुए, ये लिखिए, तथा उसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हुए, अंगीकृत मतलब सिग्नेचर सभी ने किए थे, लगभग 284 सदस्य उपस्थित थे जब संविधान में सिग्नेचर हुए थे, है ना। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हुए उसे आंशिक तौर पर लागू कर दिया गया। तो बहुत सारे अनुच्छेद आपके 26 नवंबर 1949 को भी लागू हो गए थे, ठीक है, बहुत सारे, मतलब इसके लिए एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल 395 नहीं बताया था मैंने, पढ़ा होगा, इंटायर वीडियो में शुरुआत में ही चर्चा हुई है। बेयर एक्ट लेकर के आयो, क्यों? बेयर एक्ट क्यों नहीं भाई? ऐसा करो, बेयर एक्ट नहीं है आप लोगों का? हाँ, घर पे नहीं रखना, यहीं रखना। बेयर एक्ट जरूर लेके आना है। बिना बेयर एक्ट में आर्टिकल दिखाऊं आपको तो फिर क्या फ़ायदा। 393 अनुच्छेद 393 में भारतीय संविधान को, अब ये मैंने बता रखा है, इंटायर वीडियो है, पुराने इंटायर वीडियो, इन सब चीज़ों पे डिस्कस हुआ है। चलो आगे अभी बेयर एक्ट आएगा तो उस पर सारी चीज़ें दिखाऊंगा, मैं शुरुआत करूंगा, ठीक है। तो संविधान आपका 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, आंशिक तौर पे लागू हो गया, ठीक है। तो आज के लिए अभी इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में संविधान सभा अभी चलेगी आपकी, प्रारूप समिति, संविधान की समितियां, संविधान को लेकर के जितनी भी चीज़ें हैं अभी डिस्कस करेंगे। शुरुआत की एक क्लास में पूरे संविधान को समझाने का प्रयास करूंगा, यानी कि भाग 1 से लेकर के भाग 22 तक क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और सभी अनुसूचियों में क्या क्या है। एक क्लास में हम पूरा ये करेंगे, फिर इसके बाद भाग 1 उठाएंगे और भाग 1 से देखेंगे किस देश के संविधान से क्या चीज़ अडॉप्ट की गई हैं, इसको भी हम देखेंगे, इसको भी शुरू करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग थोड़ा सा रुकिएगा, उसकी क्लास होगी आप लोगों की।